तब जिन लोग को। भाग 13 में भारत में व्यापार वाणिज्य की चर्चा थी। आपको बताए थे भाग 13 किसी काम का नहीं था। भाग 13 में हम आपको कल समझाए थे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाग 13। आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है। किसमें? भाग 13 में। इसमें व्यापार वगैरह की चर्चा है कि सरकार चाहे तो किसी व्यापार को इलीगल घोषित कर सकता है या किसी व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे आप कारखाना खोल सकते हैं, पेंसिल, रबड़, कटर, कपड़ा, मैगी, चाउमीन। अब परमाणु बम बनाने का कारखाना खोल दीजिए, खोल देंगे? हवाई जहाज बनाने का खोल सकते हैं? नहीं। कुछ चीजें गवर्नमेंट आरक्षित रख ली है अपने लिए। अंतरिक्ष वाला खोल सकते हैं? नहीं। लेकिन अमेरिका में खोल सकते हैं, भारत में नहीं। पता चला भारत में अगर कह देगा कि आप लोग अपना अपना रॉकेट छोड़िए, कुल खजरा अपने अपने गांव से गांव को PSLV GSLV उड़ाएगा। उड़ाएगा कौन? ये गांव से छोड़ेगा, दूसरे के गांव में पटक देगा, ले जाएंगे। इसलिए इस सब चीज पे क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहेंगे तो किसी खास क्षेत्र में भी किसी खास चीज को बैन लगा सकते हैं। अब आपको समझे में नहीं आएगा किसी खास चीज में किसी खास चीज को। दिमाग आप लोग का उतना विकसित नहीं ना है, बकलोल है तुम लोग। नहीं, बकलोल नहीं है। जैसे पूरे भारत के लिए बिहार एक खास राज्य हो जाएगा, ये मतलब एक खास जगह हो जाएगा, और उस खास राज्य में एक खास चीज है, शराब बैन है कि नहीं है? अब तो बिहार में भी शराब क्या है? बैन है। जहरीली शराब पीने से लोग मर जाते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है उनके मरने के लिए इतना मातम क्यों होता है। भाई शराब को रोकना केवल और केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये इंसान की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसका अपना नैतिक जिम्मेदारी भी है। कोई कह दे कि हम अपने बच्चे को भी शराबी बनाएंगे, कोई कहेगा? लड़की हाथ उतारिए। शराबी अच्छा चीज नहीं होता है, उसको समझे में नहीं आया, सोचिए कि ठीक ठाक चीजें उठा देते। एक से खतरनाक होती है सब। सर आप ब्लैक दिख रहे हैं रे, बकलोल ब्लैक है तो ब्लैक है ना दिखेंगे। तू भी पी के बैठा लगा। आवाज भारी है। कभी कभी किसी बैच में ज्यादा हुमच के बोल दिए होंगे, गला बच गया होगा। देखिए भाग 13 में व्यापार वाणिज्य की चर्चा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। जैसे बिहार में शराब वगैरह पे क्या चीज है? बैन। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना जमीन होता है, किसी न किसी स्टेट का ही होता है। पहले गुजरात में भी शराब बैन था, बट उस पर अब आधार कार्ड सिस्टम लगा दिया, ये इतना आधार कार्ड पर इतना शराब मिल सकता है। अजय अलग टाइप का। देखिए शराबी जो शराब पीते हैं सब ना, उनको शराब चाहिए बहुत। उन सब में ना यूनिटी देखिएगा, पियक्कड़ में एकदम बराबर ढालता है, 2 गिलास मिलाता है, गजब का उन सब में यूनिटी होता है। अरे वो हिंदी मीडियम वाला थोड़े लड़ाता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो एगो चखना लेगा, पी के साइड में चल देगा। तो CBSE वाला लड़ाता है चेस। फिल्म में देख ले बकलोलवा, CBSE वाला जो रहता है शैंपेन ऐसे खोल के बोतलों में आधा उड़ा देता है सब। हिंदी मीडियम वाला कहेगा काहे जियान करते रे उड़ा। हाँ, ताड़ी तो देहात वाला चीज अभी भी चलता रहता। चलिए अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 280 बता दीजिए। अरे घो चुका ही का। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन कितने साल के लिए? 5 साल। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह। संवैधानिक है कि नहीं है? है। इसका मुख्य काम क्या होता है? केंद्र और राज्य में टैक्स का बंटवारा। अब उस पियक्कड़ को अभी तक नहीं समझ में आया, कर रहा है आर्टिकल 280 बता दीजिए। बताइए, ऐसा सब है सब ना। चलिए अब ध्यान देते हैं सर। हाँ देखो, शराब वगैरह जो चीज है, ये सब चीजें मतलब आपकी खुद की जिम्मेदारी रहती है रोकने के लिए। वित्तीय विभाग के लिए निपटारा के लिए बैठिए। वो इनका क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पैसे को लेकर अगर विवाद हो जाए तो कौन निपटारा करेगा? सबसे पहला निपटारा तो ये कर देता है आपका वित्त आयोग। उसके बाद भी नहीं करता है तो वो डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के लिए विवाद हुआ है
पैसा आखिर आया कहां से था? जीएसटी के अंडर में था तो जीएसटी काउंसिल, इनकम टैक्स का विवाद था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब वो डिपार्टमेंटल चला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं से जो पैसा आ रहा है, सरकार अपना तो कुछ मेहनत करती नहीं है, सब पैसा टैक्स से ही आ रहा है, या रेलवे से आ रहा होगा, या फिर पेट्रोलियम से आ रहा होगा, या फिर जीएसटी से, इनकम टैक्स से, सेस से, सरचार्ज से। तो जिस डिपार्टमेंट का विवाद है उस डिपार्टमेंट की अपनी काउंसिल होती है। जैसे अभी जीएसटी का विवाद चल रहा है तो किस में चला जाएगा? जीएसटी काउंसिल में चला जाएगा। लेकिन ज्यादातर निपटारा किससे हो जाता है? वित्त आयोग से हो जाता है। वित्त आयोग इजिली कर देता है। वो भी नहीं होता है तो फिर ट्रिब्यूनल गठित किया जाता है। वो भाग 14 के कॉम में है ट्रिब्यूनल, अभी 14 के कॉम है। यहां तक बता दिए थे ना जी? नहीं बताए थे? भाग 14 भी बता दिए होंगे। 14 बता दिए थे। भाग संख्या 14 आर्टिकल ये चालू होता है 307 पे, ये खत्म हुआ है तो 308 पर, और ये जाता है 323 तक। कहां तक जाता है? 323 तक। इसमें संघ और राज्य लोक सेवा आयोग है, यानी यूपीएससी की भी चर्चा है और इसमें पीसीएस की भी चर्चा है। इसे हम राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं, इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको आप ध्यान से समझ जाइए। नई नौकरी का गठन करना है किसके तहत? अखिल भारतीय सेवा का, तो वह 312 के तहत स्टार्ट करेगी राज्यसभा, फॉरवर्ड करेगी लोकसभा को, साइन करेंगे राष्ट्रपति। ये तो हम बता दिए थे। और इसके बाद इसके नई नौकरी जो बन गई, अब उस नई नौकरी का एग्जाम कंडक्ट कराना, उसका पूरा प्रोसीजर 312 के 315 के तहत कौन करेगा? यूपीएससी। कौन करेगा? यूपीएससी। कौन करेगा? यूपीएससी। और अगर स्टेट में है तो कौन सा करे? पीसीएस। अब हर पीसीएस के अलग अलग नाम हो जाते हैं, कल बताए थे आपको, क्योंकि वो कई सारे अलग अलग स्टेट है, अपनी मान्यता है। जो राजस्थान वाला क्या करता है? आरएएस, बिहार वाला बीपीएस, एक रे भाई ये झारखंड क्या लिख देता है? जेपी। अपना कोई दिमाग ही नहीं लगा, जो ये किया वही मार दो। हालांकि जेपीएससी बीपीएससी ये सब कुछ में आते हैं, सब स्टेट प्रोसेस में। राज्यपाल महोदय विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं क्या? अरे गधा कहीं का, तुमको 20 बार समझा दिए, राज्यपाल का टॉपिक खत्म हो गया कि एक राज्यपाल जो होता है विधानसभा में किसी का सदस्य नहीं हो सकता। चुनाव लड़ना है तो राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर लड़ लीजिए, क्या जाता है यहाँ पे? ऐसा ऐसा दिमाग नहीं लगाएगा सब खुद के। अब कहेगा राष्ट्रपति मुखिया का चुनाव लड़ सकता है, तुम रेजिस्ट्रेशन बैल थोड़े हो भाई। कहा जाता है ना, शेर भूसा नहीं खाता है, शेर को भूसा सान के दे देंगे खाएगा, मर जाएगा लेकिन नहीं खाएगा वो। ये तो बता दिया आपको। बाकी आर्टिकल किसी खास काम लायक नहीं है। उस जो भी चीजें हम बिना आर्टिकल के आपको यहाँ समझा देते हैं। ये याद रखिएगा, 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करता है? राज्यसभा। और यूपीएससी और पीसीएस के लोगों के बारे में विशेष प्रावधान 315 में। किसमें है? 315 में। बताइए यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और बताइए यहाँ पर स्टेट जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये किसके सिफारिश पर करेंगे? पीएम के सिफारिश पर। ये किसके सिफारिश पर? सीएम। यानी ये करेंगे सीएम के सिफारिश पर और ये करेंगे पीएम के सिफारिश पर। लेकिन याद रखिएगा, इनके इसके सदस्य जो होते हैं, इनका जो कार्यकाल 65 साल, अभी क्या है? रिटायरमेंट। 5 साल या 65 साल क्या हो गया? रिटायरमेंट हो जाता है। और इनके लिए भी 5 साल या 65 साल रिटायरमेंट हो जाता है, जो पीसीएस के अधिकारी, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उनके लिए। लेकिन जरूरी ये है कि अगर ये जो यूपीएससी है या ये जो पीसीएस है, जो इसके मेंबर हैं, अगर उन पर सरकार दबाव बना देगी तो वो क्वेश्चन लीक करके उनको दे देंगे, और वो जितना अपने साथ के विधायक है सबको क्वेश्चन दे देगा यूपीएससी का। कुल विधायक क्या बन जाएगा? सब आईएएस बन जाएगा सर। कुल विधायक क्या बन जाएगा? आईएएस। अलग दुनिया में उड़ने लगेगा। जब कोई किसी काम के लायक योग्य नहीं होता है, काम लायक योग्य नहीं होता है, और आप उसे वो काम दे देते हैं, तो वो उसको सबसे बेहतरीन ढंग से चौपट करता है। समझ में आ गया? कहावत कहा जाता है, गंजा को पंजा नहीं देना चाहिए, क्योंकि गंजा को पंजा देंगे तो खजुआ के बकोटेगा, अपने छीन लेगा। यहाँ पर जरूरी क्या है कि यूपीएससी और पीसीएस के जो मेंबर है उन पर दबाव न बनाया जा सके। तो इसके लिए शर्त क्या चीज है कि इन दोनों को जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाएगा, और संचित निधि से वेतन पर कटौती नहीं कर सकते हैं। पहला ये हो गया। इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग खुद यूपीएससी अपने बोर्ड बैठा के कर देता है ट्रांसफर।
इन्हें सस्पेंड भले कर सकते हैं अगर ये पाए गए कदाचार में तब, लेकिन ऐसे नहीं कि मुख्यमंत्री का मन किया तो सस्पेंड कर देंगे, किसी के ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, इनको मुकदमा चलाना पड़ता है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, इनमें हाई कोर्ट में, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, इन्हें पद से हटा सकते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ही कह देगा कि आप पद पे रहने लायक नहीं है, तो आप बताइए उस कंडीशन में तो इन्हें हटना ही सही है, नहीं सही है? उस कंडीशन में तो हटना ही सही है। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, यूपीएससी के अध्यक्ष या उसके सदस्य, अध्यक्ष जो होते हैं मेन होते हैं, उनके अंदर सदस्य होते हैं अलग अलग चीजों को जांच के लिए यहाँ पे, तो उन्हें हटाने के लिए महाभियोग आता है या मुकदमा लाना पड़ता है। यही है कितना बड़ा पद है जिसमें महाभियोग नहीं आता है, बल्कि क्या आता है? मुकदमा। तो सोचो, महाभियोग से भी ज्यादा लेंदी प्रोसेस है कौन सा? मुकदमा। महाभियोग तो पता भी चलता है कि अगर बहुमत है तो आपको खत्म करा देगा लोकसभा और राज्यसभा में ले जाके, लेकिन बताइए ना, अगर मुकदमा करेगा तो मुकदमा को लिखते लिखते मुकदमे शूट करते में 1 साल लग जाएगा। समझा कि नहीं? क्या कौन सा मुकदमा इतना जल्दी भारत में सुनवाई होता है? होता है क्या सुनवाई? नहीं होता है यहाँ पर। तो इन्हें साबित कदाचार के आधार पर मुकदमे में इन्हें करप्शन या इलीगल कामों में अगर साबित हो गए तो ही इन्हें पद से हटाया जा सकता है, अदरवाइज इन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता है। अब बताइए, क्या अब ये किसी नेता होता से डरेंगे? भैया ना तुम सैलरी कम कर सकते हो, ना ट्रांसफर कर सकते हो, ना सस्पेंड कर सकते हो, ना हटा सकते हो, तो काय लिए डरने वाला है? कोई भी इंसान किसी से डर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका कमजोरी पकड़ ले। समझा गया? अब पुलिस वगैरह क्यों नेता होता से डर जाते हैं? ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले को पता नहीं है, सब देखते हैं। जितना बेचारा जहर का घोंट वो पीता है, सब शायद कोई पीता होगा, पता है कि क्रिमिनल है, लेकिन पता है कि इसका रिश्तेदारी है कहीं ना कहीं नेताई में, चुप हो जाता है। क्या करेगा वहां पे? ज्यादा कुछ करेंगे तो अभी ट्रांसफर हो जाएंगे, उठा के भेज देगा आपको जंगल में, कहीं कहीं उठा के भेज देगा, तो दिक्कत हो जाता है वहां पे। लेकिन तनी भेजे ना यूपीएससी वाले को, भेजेगा ना? भेज पाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या करना पड़ेगा? मुकदमा। और सुप्रीम कोर्ट में जाते के बाद नेता लोग का क्या हाल होता है आपको बताइए? नेता लोग का 2 जगह इलाज होता है, एक कोर्ट में, एक निर्वाचन आयोग में। चुनाव आयोग के सामने देर ऐठिएगा ना, ऐसे नहीं ऐसे तो लिख देगा 5 दिन पर चुनाव पर बैन लगाइए, इस पे 5 दिन तक चुनाव का प्रचार नहीं कर सकता है, घरे में डाल देगा, चिल्लाते रहो, चोटा डाल दिलो यहाँ पर। कहेगा कौन सी बोला रे, 5 दिन और लगा दो। नहीं सर जी, आपको नहीं बोले थे, 2 दिन और लगा दो। एकदम चुप, मत बोले, फिर कुछ कर देगा। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक होता है चुनाव आयोग, बैन लगा देगा। ज्यादा कुछ करिएगा ना तो आपका पर्चे रद्द कर देगा, कहेगा इस बार आप चुनाव नहीं लड़ सकते, जाइए। हो गया, सारा काम खत्म। तो नेता ये 2 से डरता है सब, एक कोर्ट से, एक तो कोर्ट में किसी की नहीं चलता है। कोर्ट में हमेशा आपकी मतलब कितना गवाह है, देखिए सही गलत का फैसला कोर्ट में नहीं होता है, याद रखिएगा। आपके गवाहों का फैसला होता है, साक्ष्य का होता है। अगर आप सही है और आपके पास प्रूफ नहीं है तो भूल जाइएगा कि आपको कोर्ट में कुछ होने वाला है। आपके पास क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन्हें पद से हटाने के लिए कहां लेना पड़ता है? मुकदमा चलाना पड़ेगा, इसलिए ये हटते नहीं है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये अपने पद से रिटायर्ड हो जाते हैं, 65 साल की आयु में क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं, तो इन्हें दूसरा कोई पद पर धारण नहीं किया जा सकते। ये नियम है, ये दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकते। अब ये बताओ भैया, ये नियम बनेले कोनो खास फायदा तो है नहीं कि 65 साल बाद उनके नौकरी कहाँ बचल रहता है। 65 साल बाद तो कोई नौकरी देता नहीं है। तो हालांकि इसमें नियम है कि अगर 65 साल से पहले भी वो खुद से त्याग पत्र दे के जाते हैं। अगर राज्य निर्वाचन आयोग त्याग पत्र देना होगा तो राज्यपाल को, और संघ लोक सेवा आयोग अपना निर्वाचन बोल दिया क्या यहाँ पे, राज्य लोक सेवा आयोग अपना त्याग पत्र किसे देगा? राज्यपाल को। और संघ लोक सेवा आयोग अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। इसके बाद क्या वो कोई दूसरी नौकरी धारण कर सकते हैं? नहीं, दूसरी नौकरी धारण नहीं कर सकते। रीजन भी है क्योंकि ये लोग यूपीएससी वाले जो हैं पूरे देश में सबसे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, आईएएस की। अब कोई यूपीएससी का मेंबर है और वो बैठ के इंटरव्यू ले रहा है किसी आईएएस का। अब वो आईएएस का इंटरव्यू लिया, उसके बाद वो क्या बन गया? वो आईएएस बना। तो जो इंटरव्यू लेने वाला वो तो सीनियर है, पता चला कि इंटरव्यू लिया, सीनियर है, अब यहाँ से नौकरी छोड़ के कहीं नौकरी कर लिया दूसर जगह पे। अब कोई भी इंडिया की नौकरी है, आईएएस से तो नीचे ही है। तो इसने खुद इंटरव्यू लेके आईएएस बनाया और यहाँ से छोड़ के गया, कोई छोटा नौकरी कर लेगा
तो यूपीएससी की वैल्यू में गिरावट आएगी कि नहीं आएगी, उसकी साख में कमी आएगी। लोग कहेंगे देखो पहले आईएएस का इंटरव्यू लेता था, अभी झालमुरी बेच रहा है। उससे अच्छा तुम बेरोजगार रहो, मर जाओ ससुराल, लेकिन तुम दूसरी नौकरी करने नहीं देंगे। ठीक किया कि नहीं किया? वरना यूपीएससी के बाद तो हो जाएगा, दिक्कत होगा। आगे बढ़े, क्या ये दूसरी नौकरी कर सकते हैं? लाइव वाले लोग में कोई दिक्कत है? इस सब की कोई फिक्स योग्यता नहीं है, मतलब ऐसा कोई फिक्स योग्यता नहीं है। बट ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे होते हैं, इनकी कोई योग्यता फिक्स नहीं है। जैसे कोई सेना में ब्रिगेडियर हुआ, सेना में क्या हुआ? ब्रिगेडियर। अब वो सेना में कई पोस्ट ऐसे होते हैं ना कि कभी कभी टाइम से पहले रिटायर कर दिया जाता है उन्हें, तो रिटायर हो गए पहले। और सेना में तो 65 साल पे थोड़ी रिटायर करता, पहले ही कर देगा। 60 से अधिकारी है तब 60 ले जाएगा, अधिकारी हैं बहुत बड़े तब 60 ले जाएगा। सिपाही वगैरह लोग को तो 40 से भी रिटायर कर देता है। 39 साल हुआ ना, 39 से नहीं 40 घींच के तो वहीं रिटायर कर देगा। अब सेना का कोई ब्रिगेडियर है, 60 साल पे रिटायर हुआ, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, क्या हो गया? रिटायर हो गया। अब जो सेना का ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल ये सब होगा, सब इनको मैनेजमेंट कितना बेहतरीन आता होगा आप सोच सकते हैं। कभी आप लोग कर्नल वर्नल से भेंट हुआ है कि नहीं आप लोग का? कभी जो कभी एनसीसी वगैरह किए होंगे, कितने लोग किया इसमें एनसीसी? आप लोग कभी कैंप किए एनसीसी का? 10 दिन का कैंप होता है, 1 घंटे के लिए कर्नल आते हैं, सीओ साहब 1 घंटे में हड़कम मच जाता है, जैसे लगता है भगवान उतर के चला है। मतलब वहां का घास फूस भी डर के भागने लगता है। 1 घंटे के लिए बस सीओ साहब आएंगे यहाँ, 1 घंटे के लिए। और उस 1 घंटे में इतना बढ़िया खाना बनता है, 2 थाली में नहीं हटता है, 25-30 आइटम बनता है। अब मार मार के वो दिन तो सीधा कर देता है सब। सारे लोगों का कपड़ा धुला होना चाहिए, बेल्ट सही होना चाहिए, क्रीच लगा होना चाहिए, लाइन यार्ड सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से। और जितना तेज टाट दिन है खजुवट रहता है, सबको रूम में बंद कर देता है। सब भागे आज छोटा कहीं का, रूम में रहो, यहाँ पर सीओ साहब आ रहे हैं। 1 घंटे के लिए मैच करना लाता है उसमें कैंप में। वहां पर 1 से 1.5 घंटा रुकेंगे, अपना स्पीच देंगे, खाना पीना खाएंगे, लड़कों को किसी से बात करना रहेगा तो बात करेंगे, अदरवाइज में चले जाते हैं वहां पे 1 घंटा के लिए। इतना जबरदस्त उन लोग का मैनेजमेंट रहता है। तो यूपीएससी वाला क्या करेगा? कोई ब्रिगेडियर रिटायर होगा ना, तो उसको किसमें बना देगा? यूपीएससी के मेंबर में। और उस जिसके इंटरव्यू में बैठेगा ना, आओ बाबू बताओ, सवाल बताओ, उससे ज्यादा नहीं हट सकते हैं। तो इसमें योग्यता कुछ फिक्स नहीं होती है कि नहीं यही लोग जाएंगे। वो एकदम क्रीम लोगों को उठाता है, समझ में आ गया कि नहीं? क्या ब्रिगेडियर को उठा लेगा तब आएगा? ऐसा नहीं है। आर्मी में एक चीज याद रखिएगा, अगर आप सही कर रहे हैं तो आपके लिए 2 कदम वो बढ़ी हो जाएगा, और गलत कर रहे हैं तो मुंह लती आएगा आपको। ऐसा नहीं होता है कि वो लोग मतलब कोई गलत होते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि वो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं गलती। वो बोल दिया ये सही हो, ये होना चाहिए 1 घंटा में, तो होना चाहिए बस। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। तो इसमें कहीं कहीं से लेके आया जाता है यूपीएससी में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, बताइए यूपीएससी की चर्चा आर्टिकल 315, लेकिन नई लोक सेवा आयोग का सृजन 312। बाकी ये जितनी चीजें बताए हैं वो इन्हीं 308 से 323 तक है। इसी में है कि आप रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब नहीं कर सकते हैं। महाभियोग जैसी प्रक्रिया के जगह पे सुप्रीम कोर्ट में कदाचार का मुकदमा लाना पड़ता है। तो वो सब आर्टिकल के हिसाब से याद करिएगा, आपका किसी इंपॉर्टेंस का नहीं है। आर्टिकल के हिसाब से बस ये 2 याद रखेंगे। और भाग संख्या कितना याद रखेंगे? 14। भाग संख्या 14। यहाँ समझिए, जो संघ लोक सेवा आयोग है वो तो सीनियर है, और राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? जूनियर है। तो राज्य लोक सेवा आयोग में अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो संघ लोक सेवा आयोग प्रमोशन देके उसे कहाँ बुला लेता है? अपने पास बुला लेता है। कह रहा वहां क्या कर रहा है तुम? यूपीएससी लाके इधर आओ, यहाँ पर तुम क्वेश्चन सेट करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन वगैरह वही सेट कर देंगे सब। अब यूपीएससी वगैरह ये मेंबर लोग का कई सारा काम होता है, कैसे क्वेश्चन सेट हो गया, अब वो किस रूम में है वहां पर उसकी सुरक्षा। वरना यहाँ पे देखते हैं बिहार में क्वेश्चन में लीक हो जाता है, तो यूपीएससी वाला करके दिखाए ना वहां पे। अगर मेंबर है ना यूपीएससी का, और जिस जगह पे क्वेश्चन पेपर रखा गया है अगर वहां से लीक हो गया ना, तो एरिया के सब जना को सस्पेंड कर देगा। A to Z आदमी को सस्पेंड करता है। चुनाव आयोग से कोई ऐठे ना, कितना पुलिस वाला है लोग मारेगा। डीएम एसपी से लेकर नीचे सिपाही, दरोगा, नायब दरोगा, एसएचओ, डीएसपी, एसपी, डीएम सबको लपेट देगा। ऐसे चल घरे जाओ। यहाँ पे कोई देखते चुनाव आयोग के आगे कोई कुछ बोलता है? एकदम यार छुट्टा साढ़े से मत बोलो, इनसे कचर के चल जाएगा। इसके बाद आता है चुनाव आयोग, भाग 15। आगे बढ़ जाए। यूपीएससी जो है वो हर साल अपनी रिपोर्ट बनाती है कि इस साल उसने कितने लोगों का सिलेक्शन किया, क्वेश्चन लेवल कितना था,
क्या जिस पैटर्न पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उस पैटर्न से सिलेक्शन के बाद जब ये लोग फील्ड में जाते हैं ड्यूटी करने के लिए तो अच्छा से परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं? पता चला सिलेक्शन तो अच्छा हो रहा है, फील्ड में जाने के बाद बकलोलई कर दे रहा है सब वहां पर, तो कहीं ना कहीं पैटर्न में सुधार करने की जरूरत है यहाँ पर। तो ये अपनी हर साल क्या करती है? रिपोर्ट बनाती है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगी? राष्ट्रपति को। किसे देगी? राष्ट्रपति। और राज्य लोक सेवा आयोग किसे देगा? राज्यपाल को। क्या राज्य लोक सेवा आयोग का ट्रांसफर संघ लोक सेवा आयोग में हो सकता है? और संघ लोक सेवा आयोग का ट्रांसफर अब कहां भेजिएगा? ओकरा यूएनओ में। अब उसको आगे कहां भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग आपस में क्या है? कनेक्टेड है। संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी आर्टिकल 315 और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी 315, दोनों इसी में है यहाँ पर। लेकिन बस थोड़ा सा अंतर यह है कि वो राज्य के लिए काम करता है तो राज्य से वेतन लेता है और संघ से काम करता है इसलिए किसे लेता है? संघ किसे वेतन लेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यूपीएससी वगैरह में। प्रेसिडेंट और गवर्नर, हाँ दोनों, ये प्रेसिडेंट को देंगे और ये किसे देंगे? गवर्नर को देते हैं। रिटायरमेंट या पद से छोड़ने के बाद क्या ये दूसरी नौकरी कर सकते हैं? भूख के मर जा लेकिन दूसरी नौकरी नहीं करने देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, इनकी सैलरी प्रॉपर दी जाती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलते रहता है इन लोग को, सरकार इसका ध्यान देती है। इतना बड़ा अरे बाबू, जब एक बार जो यूपीएससी निकाल लिया उसके जीवन में पैसा का दिक्कतें नहीं है, तो जो यूपीएससी का सिलेक्शन दे रहा है, यूपीएससी का मेंबर बन के बैठा, लोग का दिक्कत होगा। जब हाल है भाई, सोना को जंग लग जाए तो लोग लोहे से क्या उम्मीद रखेगा? हाँ, यूपीएससी में कई बार चलते रहता है। ये बड़े पद नहीं है ना, ये नहीं हटाया गया। नहीं, अब आप पूछिएगा सबसे पहले महाभियोग से किस राष्ट्रपति को हटाया गया, तो हम आपको प्रोसीजर है ना बताएंगे। अब हम कहां से अपने पास से ले आएंगे किसी को हटाने वाला? समझ में गया कि नहीं आ गया? खूब क्वेश्चन पूछता है ये। भाई हटाया गया रहेगा तो हम आपको सबसे पहले खुद ही बता देंगे। बता देते हैं कि नहीं बताए? सुप्रीम कोर्ट के जज का बताए थे रंगा स्वामी, हाई कोर्ट वाला बताया रामा स्वामी। चलो बाबू अब ध्यान से देखते। डीएसपी क्या है? डीवाईएसपी जो होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 4-5 थाना के ऊपर एक तो क्या हो जाता है? डीएसपी हो जाता है। अमूमन 3 से 4 थाना उसके अंदर रहते हैं, छोटा छोटा रहेगा तो 5 गो थाना हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा? डीएसपी। डीएसपी 4-5 थाना को सुपरविजन करते रहता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर। इसके ऊपर कौन होता है? एसपी। तो एक जिले में एक एसपी और 5-6 तो डीएसपी, हर डीएसपी के अंदर 2-4 ठो थाना। तो ये एक हायरार्की मेंटेन रहती है। आगे समझते हैं भाग संख्या 14 का क। 14 समझ में आ गया? भाग संख्या 14 का क। ये अब आपको नाम से ही स्पष्ट है कि बाद में जोड़ा गया होगा, नहीं है? 14 का क ये किस चीज को बताता है? ट्रिब्यूनल को बताता है। किसे बताएगा? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल को कहते हैं न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, किसी विवाद को लेकर अगर कोई बहुत बड़ा इशू बन जाए, नॉर्मल मैटर ना हो जाए, इंडिया लेवल का इशू बन जाए, तो कहा गया है कि उसके लिए फिर आप एक क्या बना सकते हैं? ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, जो केवल उसी चीज को देखेगा जिस चीज के लिए एक विवाद है। जैसे कावेरी जल विवाद, आप सुने हैं? कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक जो है वो तमिलनाडु को पानी नहीं देता है, वो बांध बना के पानी क्या करता है? रोक लेता है। अब ये कर्नाटक है और ये क्या है? तमिलनाडु। अब कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। तो बांध बना के कहता है तमिलनाडु को पानी नहीं देंगे, और तमिलनाडु कहता है पानी नहीं देगा तो हमारे जाएगा का। अभी दोनों के बीच में ना ये पानी का विवाद कम और राजनीति का विवाद ज्यादा है, क्योंकि अगर तमिलनाडु में चुनाव जीतना है तो हल्ला कीजिए, कोई नहीं रोक सकता है कावेरी जल का पानी, जब तक मैं जिंदा हूं पानी लेके आऊंगा। यहाँ जीतना है तो कहिए कि मैं कावेरी नदी का पानी नहीं दे सकता हूँ, 4 गो और बांध बना देंगे इस पे। नेता यही तो करता है सब, क्योंकि उनके पास पब्लिक के पास जाने के लिए नेताओं के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। क्या कह के जाएंगे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत बड़ा तुम्हें रोजगार दे सकते? नहीं, हम लड़ाने में स्पेशलिस्ट है, जाति धर्म पे लड़ा सकते हैं, लड़ो, और कुछ कर सकता है? तो ये कावेरी जल विवाद है, इसके लिए एक नया एक क्या बना दिया गया? ट्रिब्यूनल। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, अंग्रेजी में ट्रिब्यूनल फॉर कावेरी वाटर डिस्प्यूट। हो गया खत्म यहाँ पे। अब उसी का काम है, तुम देखते रहो उस जज साहब का। ये ट्रिब्यूनल में जितने जज होते हैं रिटायर्ड होते हैं, 90% जज क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं। और कभी कभी एक जज
मतलब सर्विस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन 99% कैसे होते हैं? रिटायर्ड। उनका और कोई मुकदमा सुनने का काम होता है? नहीं, दिन भर वही सुनते हैं। अच्छा बात है, यहाँ पर हमेशा एगो विवाद हो जाता था, पर्यावरण वाला कूद जाता है, बहुत ज्यादा नौटंकी करेगा सब। पर्यावरण वाला सड़क बनाएंगे, हल्ला करेगा, हमरा सीआर कैसे पार करेगा इसको, एगो सीआर उधर रह जाएगा, सीआरइन इधर रह जाएगी, दिक्कत होगा यहाँ पर। सड़क बनाना ठीक नहीं है यहाँ पर। हमरा तोता को उड़ने में दिक्कत हो रहा है, हवाई जहाज बंद कर दीजिए, पतंग मत उड़ाइए, पक्षी सब कैसे उड़ेगा, फूल ले दे के ओकरा ना यही में घुस जाएगा। यहाँ पर कोई भी विकास का काम करेंगे कौन चलाएगा? पर्यावरण वाला। हमेशा दिक्कत होता था भाई, हमेशा दिक्कत होने लगा, तो इसके लिए भी एगो अलग न्यायाधिकरण बना दिया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी सुने हैं? हमेशा कूद जाता है एनजीटी वाला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या न्यायाधिकरण होता है। अब यही कूद जाएगा कहीं, सड़क बनाएंगे, कहेगा सड़क गया, इतना घास उखाड़ दिया, बताओ घास भैंस खाती? हाँ, ओकरा घास दिखेगा, भैंस खाएगी, सड़क या नहीं दिखेगा? देश की अर्थव्यवस्था के लिए ना। वहाँ पे एनजीटी वगैरह बहुत सारा नौटंकी करते हैं सब एनजीटी वगैरह वाले। तो खैर इन लोग का अपना अपना वो है। चिमनी खोलिएगा तो चिमनी बहुत हाइट पर होना चाहिए, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, हाइट कम हो जाएगा। यही तो होता ही है, और क्या होता है? आप अगर पेड़ काटिएगा यहाँ पे तो एनजीटी, देखिए कहीं कहीं एनजीटी वाले बड़ी ज्यादा रिजिड भी हो जाते हैं सब। दिल्ली में एगो 40 तल्ला के 2 बिल्डिंग गिरवा दिया सभी सब, 40-40 तल्ला का 2 बिल्डिंग गिरवा दिया सब, क्योंकि वो पार्क था और उसके ऊपर ही बनवा लिया पैसा देके, क्या चीज, बिल्डिंग, और चला है सब मामला है कि ग्रीन फील्ड है, तो गिरवा दिया वहां पर। तो एनजीटी, तो नेशनल ट्रिब्यूनल का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? न्यायाधिकरण। कोई बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण में होता है। आगे बढ़ जाए। आईएएस अपनी इच्छा से जॉब छोड़कर एमपी एमएलए का चुनाव लड़ सकता है। अरे गधा, ये चुनाव आयोग का क्वेश्चन है ना, जब आगे पढ़ाएंगे भाग 15 में तो चुनाव आयोग है, उसमें पूछना ना। यहाँ पर कितने लोग नहीं आए यहाँ पर? अरविंद केजरीवाल का नाम सुने हो? वो भी तो जॉब छोड़ के आए, आईआईटी खड़गपुर से करने के बाद आईएएस का एग्जाम दिए, उसका इनकम टैक्स में कमिश्नर, और वहां से छोड़ के आए। बहुत सारे लोग होते हैं, हर पार्टियों में कमो बेश एक दो मिलेंगे आपको। रेल मंत्री का नाम पता है ना अभी हम लोग? अश्वनी वैष्णव साहब, आईएएस अधिकारी का छोटा मोटा आदमी समझते हैं उनको? आईएएस अधिकारी अश्वनी वैष्णव जी आराम से जा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आईएएस की नौकरी छोड़ के वहां जा सकते हैं। आगे बढ़ जाए, किसी को यहां तक में दिक्कत नहीं ना है। ट्रिब्यूनल, आप लोग को लगता है किसी अन्य मुद्दे पे भी ट्रिब्यूनल होना चाहिए? पारिवारिक मामले पे नया फैमिली कोर्ट हाई है, वरना उसके लिए भी क्या बनाना पड़ता? ट्रिब्यूनल बनाना पड़ता। देखेंगे ना, अक्सर देखा जाएगा, कहानी देखेगा यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा, सास बहू हेन तेन का झगड़ा होगा। किसी भी फैमिली कोर्ट में जो झगड़ा होगा, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसका एक ही कारण है, मुंह से ऐसा जहर उगलेगा सबके बवाल हो जाएगा। ये पे ध्यान नहीं देना है। बैटरी चेंज कर लेता है। सर एनजीटी समझ में नहीं आया। पर्यावरण से संबंधित कोई भी विवाद होगा, कोर्ट में जाने से पहले किस कोर्ट में जाएगा? एनजीटी कोर्ट में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप हाईवे बनाइएगा तो एनजीटी, देखिए एनजीटी कहीं कहीं सही भी है, कहीं कहीं ज्यादा नौटंकी भी करने लगता है, सड़कें बनाने नहीं देता है। एक तो मायावती जब थी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में थे, और उस समय मायावती के समय से एक तो प्रोजेक्ट अटका हुआ था, गंगा एक्सप्रेसवे, एनजीटी वाला कूद गया सब, इस गंगा में गरई मछली को चलने में दिक्कत होगा। कौन कूद गया? एनजीटी। मायावती बनाइए नहीं पाई। ये कौन सा गंगा एक्सप्रेस? यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने वाला था गंगा एक्सप्रेसवे, यूपी का। ये यहाँ मेरठ के पास से इस साइड, यहाँ से हर इतना बड़ा एक्सप्रेसवे था, बहुत बेहतरीन एक्सप्रेसवे पे गाड़ियां 150 चलती है, 150 के। हालांकि लीगली 100-120 ही होता है, कुछ ज्यादातर एक्सप्रेसवे पे 100 है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे 120 है। अब बिहार में तो सपने छोड़ दीजिए, इतना तेज गाड़ी चल पाएगी यहाँ। तो इतना बड़ा हाईवे था, उनके समय बोलने लगा सब एनजीटी वाला, गरीब मजदूरी कहाँ जाएगी। अखिलेश यादव आए थे, उनके समय भी बोलने लगा सब, यहाँ पे सब
एक्सप्रेस वे बनाएंगे, रात में सीआर आता है, इधर से उधर जाता है, कचरा आ जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेस वे में। आए योगी आदित्यनाथ का कौन सी बोलता है रे, बनेगा यहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे, चालू करते काम, हम देख लेते सबको, यहाँ चालू हो गया काम। गंगा एक्सप्रेस वे वाला काम चालू हो गया, जाके बाबा से बैठेगा लोग, एनजीटी वाला आराम से समझाएं कि तोरा सीआर का चिंता है, अपना चिंता नहीं है रे। अपना देखो ध्यान से। अभी गंगा एक्सप्रेसवे का काम क्या हो गया, दोबारा हल्का सा रूट चेंज करके कि इस रूट में सीआर कम है, उसी रूट से जाइए, यहाँ पर सीआर को दिक्कत नहीं होना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था भाड़ में जाए। समझ में गया कि नहीं गया? तो अभी क्या हो गया, एनजीटी वाला जो है वो मान गया है गंगा एक्सप्रेसवे से। समझ, वो भी देखता है कि सामने वाला कैसा है। आगे देखते हैं तो एनजीटी समझ में आ गया, पर्यावरण संबंधी कुछ भी होगा कौन आ जाएगा, आप फैक्ट्री खोलिएगा ना, जैसे फैक्ट्री खोलिएगा तो चिमनी उमनी जैसे डालिएगा ना, पूछ जाएगा से कौन, एनजीटी वाला। 60 फीट हाइट होना चाहिए, काला धुआं नहीं निकलना चाहिए, यहाँ पर ग्रीनरी होना चाहिए। 1 बीघा जमीन लिए तो कहेगा 1 बीघा में आधा बीघा खाली पेड़ लगा दीजिए। सोचा तू नहीं, मैं खाली पार्क लगा देगा, फैक्ट्री कहां से डालेगा। मोदी जी लाए थे स्टार्टअप इंडिया, उसको चौपट होने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं सबका है। एनजीटी वाला का कोई फैक्ट्री उद्योग स्टार्टअप डालिएगा ना तो सबसे पहले कौन पहुंच जाएंगे, सब एनजीटी वाला। 10 आप जितना जमीन लिए उसका 30% पे ग्रीनरी लगाइए। अरे यार तुम उसको काम तो करने दो, प्रॉफिट में आएगा तुम उससे ज्यादा लगवा देना। नहीं समझ आ गया? आपको अगर ज्यादा ही एनजीटी को करना है तो नियम बना दो कि आप अपने टोटल प्रॉफिट का 2% पर ग्रीनरी लगाइए, प्रॉफिट तो होने दो। अब टाटा कंपनी को लाखों करोड़ रुपया प्रॉफिट होता है, उसका 2% में अगर पेड़ लगा देगी ना तो जंगल हो जाएगा। लेकिन एक नहीं को कौन समझाए, आप सबसे ज्यादा चिंता इन लोगों को सीआरए का होता है। आगे बढ़ जाए, अगला है आपका भाग संख्या 15। भाग संख्या 15 निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग सबसे जिम्मेदारी वाला काम कौन सा, निर्वाचन आयोग। इससे बड़ी जिम्मेदारी शायद किसी को नहीं। लोकतंत्र की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, निर्वाचन। इलेक्शन कमीशन कौन है भैया, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। पहले निर्वाचन आयोग में केवल 1 सदस्य होते थे, अभी कितने सदस्य होते हैं, 3। सबका पावर क्या होता है, सेम होता है। अकेला आदमी क्या चुनाव करा सकता है, इसके ऊपर जिम्मेदारी देखिए, निर्वाचन आयोग के ऊपर जिम्मेदारी कितने लोगों का चुनाव का होता है, निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग ही कराता है। लोकसभा और राज्यसभा का, लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन आयोग। विधानसभा और विधान परिषद का निर्वाचन आयोग। प्रधानमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, गधों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, इनकी तो नियुक्ति होती है, गधा का इसका चुनाव होता है। कहां से चुनाव हो जाएगा, चुनाव तो लोकसभा का होगा और लोकसभा में से ही किसी एक को प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। चुनाव 2019 में लोकसभा का हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में अलग अलग जगह से लोग चुनाव जीत के गए थे, उसी में बनारस से एक आदमी चुनाव जीते थे, उनको क्या नियुक्त कर दिया गया, प्रधानमंत्री। नहीं समझा गया? उसी तरह से मुख्यमंत्री होते हैं कि उनका अलग से चुनाव थोड़ी होता है, क्या होता है, नियुक्ति होती है। जैसे अभी यूपी का चुनाव संपन्न हुआ है, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े थे, वहां से वो जीते और वहां के जीतने के बाद विधानसभा का सदस्य होने के नाते उन्हें क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। अब ये बताओ, इतना चुनाव कराना क्या अकेले निर्वाचन आयोग करा सकता है? नहीं करा सकता, बहुत मुश्किल काम है इतने बड़े चुनाव को कंडक्ट कराना। इसलिए निर्वाचन आयोग में 3 मेंबर होते हैं, अलग अलग काम देखते हैं। एक आदमी देख लेंगे कि भैया हमको प्रचार वाला काम पूरा देखना है, प्रचार में कोई उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहा है ना, तो चुनाव आएगा तो एक दूसरे को खूब गरियाने लगेगा, सब उल्टा सीधा भाषण देने लगेगा, सब ऊंच जात नीचे जात, हमरा जात तुमरा जात, हम हई धर्म के तुमरा धर्म अच्छा। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यहाँ पर अगर चुनाव नहीं होना तो भारत में जातिवाद और धर्म की राजनीति, धर्म खत्म हो जाएगा। ये जो धर्म और जाति की लड़ाई है, ये नेता सब किया है, लड़ो लड़ो लड़ो। समझ में कि नहीं आएगा? कोई नेता कहे कि धर्म के लिए लड़ने के लिए, जाति के लिए लड़ने के लिए, उसको मना नहीं करो, उसी को साथ लेके चलो। चलिए किससे लड़ना है, आइए आइए आगे रहिए, आप आगे रहिए। हाँ यही बोले मारने के लिए, मार मार ईंटा मार मार मार, ससुरा तुम लड़वा के जाएगा, ईंटा खाएंगे हम लोग। समझ में कि नहीं का? आपका शहर गांव मोहल्ला शांत रहता है, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी चीज तो होती नहीं।
लेकिन ये सारा जिम्मेदारी है हमारे सफेद घोड़ा। आगे समझते हैं हम लोग। तो अकेले क्या ये जिम्मेदारी कोई एक निर्वाचन आयोग संभाल सकता है? गांव गांव तक बूथ होता है वोट डालने का। निर्वाचन आयोग कहां बैठे हैं? दिल्ली। तीनों निर्वाचन आयोग कहां बैठे रहते हैं? दिल्ली। और गांव गांव में चुनाव करा लेते हैं कि नहीं करा लेते हैं? इसके लिए बेचारे वो कैसे कराते हैं? तो 4 आदमी का मदद लेगा सब। जो जिला का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो उस जिला का निर्वाचन आयोग का हेड होता है। जो जिला का मजिस्ट्रेट क्या होता है? निर्वाचन आयोग का। उस समय डीएम फुल पावर में होता है जब निर्वाचन चुनाव का समय होता है। कोई तो नहीं उस समय डीएम से पैरवी करे ना, दांते काट लेगा तुरंत वहां पर। तो कौन चीज समझता है हमको? यहाँ पर इतना दिन से चुप बैठे थे तो तुमको क्या लगता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं? बताए तो रहा हूं। तो बताइए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी हो गई? डिस्ट्रिक्ट में। अब एक जिला हो गया, ठीक है, ये जिला है इतना बड़ा, ये पूरी जिला मिटा दे सीआर को, उसका नाम सीआर रख दिए समझे। आगे देखिए, ये कोई जिला हो गया, इसकी पूरी जिम्मेदारी किसको दे दी गई? डीसी लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। झारखंड में डीसी बोला जाता है। कोई झारखंड का है जी? डीसी बोलते हैं लोग, डीएम डीसी बोलते हैं। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम की जिम्मेदारी हो गई। अब एक जिला में आप देखिएगा तो एक जिला में अमूमन विधानसभा का चुनाव होगा तो 5 से 6 सीटें होती हैं कि नहीं होती हैं? अलग अलग जिला में होती है। तुम किस जिला का? बगुला। मधुबनी जिला का। मधुबनी जिला में कितने विधायक आते हैं? 5-6 विधायक आते होंगे एक जिला में। एक जिला में अमूमन कितने विधायक आते हैं? 5 से 6। तो एक इस एरिया का विधायक हो गया, एक इधर का हो गया, एक इधर का हो गया, माने 1 2 3 4 इतना एरिया हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बताइए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम पूरा मधुबनी जिला घूम के देख लेगा? ईवीएम लेके भाग गया कोनो कहीं से, तब क्या होगा यहाँ पर? तो कहाँ कहाँ घूमेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? तो वो क्या करते हैं, एक एरिया को, हर एरिया को एक रिटर्निंग ऑफिसर को दे देते हैं। क्या दे देते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर को। आइए डीएम को तनी ऊपर बैठा देते हैं। इसको किसमें दे दिए हैं? रिटर्निंग ऑफिसर में। आप बताओ भाई, हर विधानसभा में चुनाव की मेन जिम्मेदारी कौन लिया है? रिटर्निंग ऑफिसर लिया है। क्या लिया है? रिटर्निंग ऑफिसर। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर भी अकेले कहां से चुनाव करा लेंगे? एक जो सांसद, जहां से एक विधायक आता है, उसका विधायक का क्षेत्र देखते हैं बहुत बड़ा रहता है, कम से कम उसमें 200 गांव रहता है। एक विधायक के क्षेत्र में 200 से 300 गांव रहता है कि नहीं रहता? अब अकेले एगो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? तो वो क्या करता है, छोटे छोटे एरिया में बांट देता है। एगो गांव इधर, 2 3 4 5 हर गांव में अलग अलग बांट देता है। अब उसको एरिया क्या करता है? छोटा करता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे क्या हो जाता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्या हो जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन हो जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर में जिम्मेदारी होती है, एक गांव में जो बूथ होता है वोट डालने का, एक दूगो होता है। एक वो गांव में रह जाता है, एक वो गांव में रहता है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? किसी दूसरे गांव में एक बूथ है, इस गांव में एक बूथ है, आप इधर वोट डालने जाइए, किसी का उसमें है तो उसमें वोट डालने जाइए। 2-3 को के ऊपर एक कौन बैठा रहता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो बताइए कौन बैठ गया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसमें बहुत गचपच हो गया, थोड़ा सा दूसरा बना दे क्या? बहुत गचपच हो गया, पूरा एक जिला बना दिए। बताओ बाबू, ये जिला की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इस जिले में अलग अलग क्या हो सकते हैं? निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र। हर निर्वाचन क्षेत्र का एगो कौन हो गया? आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर। जरूरी नहीं कि सबका एक ठो होता ही रहे। अगर छोटा छोटा है तो 2 का 1 को क्या हो सकता है? आरओ हो सकता है। वो डिपेंड कर सकता है कितना वो कंट्रोल कर लेगा। सबका एक तो क्या हो गया? आरओ। इसका भी एगो आरओ होगा। आरओ को क्या कहते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर। आरओ को क्या कहेंगे? रिटर्निंग ऑफिसर। अब इस चुनाव क्षेत्र में कई गांव है, इसमें क्या हो सकते हैं? कई गांव हो सकते हैं। ऐसे में हो गया कि नहीं हो गया? कई गांव हो गया। अब इसमें 3 गांव, 1 2 3, इसका एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाएगा। ये भी 3 गांव, 1 2 3, इन तीनों का मिला के एगो प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये 3 तो इसका भी एगो को मिला के एगो कॉमन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो बताइए, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है उसके अंडर में 1 को बूथ होता है कि 4-5 गो होते हैं? 4-5 गो बूथ होता है। अब हो गया गड़बड़। डीएम साहब के पास में क्या है? पूरा जिला, और वो अपने शहर में बैठा रहते हैं, उनके फुर्सत कहाँ मिलता है गांव में आने का? डीएम साहब कभी गांव में आते हैं जी? अब कोई बड़ा बवाल ना होगा तो इबो ना करेंगे। कोई बड़ा बहुत बड़ा अच्छा काम हो जाए या बहुत चौपट हो
आने वाला नहीं रहा भाई गांव में, वो किसको जिम्मेदारी दे दिया? आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर। अब ये बताइए, रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर में ये पूरा काम था, काम कराने का। अब रिटर्निंग ऑफिसर एक गांव, पूरे एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 200 बूथ होता है। 100 से 200 क्या होते हैं बूथ, तो 100 से 200 बूथ अकेले रिटर्निंग ऑफिसर देख लेंगे? नहीं। तो क्या कर लेंगे, 50-50 बूथ के ऊपर क्या दे देंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर दे देंगे। क्या दे देंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब बताइए प्रिसाइडिंग ऑफिसर कितना गांव देख रहे हैं? 3 गांव देख रहे हैं। आई प्रिसाइडिंग ऑफिसर 3 गांव देख रहे हैं। हर गांव में मान के चलिए 10 गो बूथ है। इसमें भी कितना बूथ है, 10। इसमें 10 बूथ, इसमें 10, इसमें 15 बूथ अलग अलग। बताओ बबुआ, 25-30-35 गो बूथ अकेले देख लेंगे? अकेले देख लेंगे? नहीं। तो ये अपने हर बूथ पर, ये वाला हर बूथ पर, मतलब हर एक निर्वाचन क्षेत्र पर, हर एक गांव में एक ठो क्या डाल देते हैं, पोलिंग ऑफिसर। क्या डाल देते हैं, पोलिंग ऑफिसर। सुने हैं पोलिंग ऑफिसर? जहां आपका चुनाव देने जाएंगे वहां क्या बैठा रहता है, पोलिंग ऑफिसर। क्या बैठा रहता है, पोलिंग ऑफिसर। एक कॉलेज, हर कॉलेज में एगो क्या खड़ा रहेगा, पोलिंग ऑफिसर। उस कॉलेज का इंचार्ज कौन रहता है, पोलिंग ऑफिसर। जहां कुछ कहिएगा, सीआरपीएफ वालों को कहेगा मारिए तो इसको, वो कुछ नहीं सोचेगा सीआरपीएफ वाला आप कौन है, 4 को बुला के आपको धोना चालू कर देगा वहां पे, सीधे धोना। देखते चुनाव में धोते हैं सभी ने। अब बताइए पोलिंग, जिस अमूमन जो वोट डाला जाता है कहाँ डाला जाता है, स्कूल कॉलेज पे। आप लोग को पता है चुनाव में वोट डाला जाता है ऐसे सियाही लगा के, पता है कि नहीं? नहीं पता है? समझ, ध्यान से सुनिए लोग, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रधानमंत्री वगैरह के लिए क्या समझ में आता है? चलिए बढ़िया है, तब हम तो समझा ही रहे हैं। तो अमूमन क्या बनाया जाता है, स्कूल को ही बूथ बना दिया जाता है जहां पर वोट डाला जाता है। अब वो स्कूल की जी इंचार्ज कौन हो गया, पोलिंग ऑफिसर। हर स्कूल का पोलिंग ऑफिसर, और 5-10 को स्कूल मिला के एगो प्रिसाइडिंग ऑफिसर। 5-10 तो स्कूल मिला के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और उस विधानसभा का एगो क्या हो जाएगा, पूरा 50-60 को मिला देंगे तो एगो रिटर्निंग ऑफिसर। कौन हो गया, रिटर्निंग। और सारे रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर कौन होता है, डीएम। अब बताइए चुनाव कंट्रोल हो गया कि नहीं हो गया? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसको बोलेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को। और रिटर्निंग ऑफिसर को बोलेगा, मान के चल यहाँ कुछ बवाल हुआ, यहाँ बवाल हुआ, सीधे बात किस पे आएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। कहेगा कौन छोटा बवाल किया है, कहाँ हुआ है, आई वाले में हुआ है। कहेगा वहां का रिटर्निंग ऑफिसर कौन है, तो ये बाबू होंगे, कोनो कुछ नाम होगा इनका, अधिकारी होंगे यहाँ पर। रिटर्न, ये कौन है, रिटर्निंग ऑफिसर। और रिटर्निंग ऑफिसर किसी को बना देता है, कोनो भागलपुर का कोनो प्रिंसिपल है, उठा के लाएगा, अब बक्सर में रिटर्निंग ऑफिसर बना देगा। प्रिंसिपल साहब कहेंगे अरे ससुरात नहीं, आज तो पावर मिलल है हमरा, हमेशा लड़कन सब पे डंडा चलाते थे, आज विधायक पे चलाएंगे, आ जाओ यहाँ पे, ना छोड़ेंगे रे तोरा हम यहाँ पे। पूरा पावर देके किसी को भेज देता है, मतलब किसी को नहीं, नहीं कि आप लोग को उठा के भेज देगा। नैका लड़कन को तो भेजबे नहीं करेगा, नहीं तो देख लेगा हमरी वाली किन्ने चुनाव देने गई है, इस ससुरा वही में बिजी हो जाएगा। कहेगा कि हम रिटर्निंग ऑफिसर है, मतलब तुमको रिटर्न हम ही ले जाएंगे। अरे ससुरा, वो ईवीएम को रिटर्न ले जाता है कि तोरा रिटर्न ले जाएगा। नहीं समझे, लड़की लोग समझ रही है। और मार हो जाएगा ससुरा, पूरा बूथ बंद कर देगा, कहेगा पहले ओकरे हो तो चुनाव, बाद में चुनाव हो तो पहले आओ तोरा अकेले दिया देते, कोई से दब बटन, दब सब पे दाब दो बटन। आगे बढ़ जाए। तो आपको ऐसा लगता होगा ना चुनाव बहुत टफ है, क्या टफ है? नहीं, सारी जिम्मेदारी किस पर, डीएम। डीएम के पास क्या मिल गया, एक जिला। अब वो जिला के जिला में जहां जहां विधायक उठता है वहां वहां के लिए वो क्या नियुक्त कर देता है, रिटर्निंग ऑफिसर। क्या नियुक्त कर दिया, रिटर्निंग। अब रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर में बहुत सारा बूथ है, सबको तो देख नहीं सकता, तो 10-10 के ग्रुप में क्या दे देता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो 10 गो स्कूल के ऊपर कौन चाहिए, एगो प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इधर 10 गो के स्कूल के ऊपर एगो प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ऐसे करते करते 50-60 गो स्कूल के ऊपर एगो आरओ, और उसके नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और हर स्कूलिया पे हाँ पोलिंग ऑफिसर। कौन होता है, पोलिंग ऑफिसर। अब उसके बाद होते हैं सब एगो पोलिंग एजेंट। बता सा इधर देख, देखो काला जामुन इधर देख, तुम एक तो तुम है भी उसी टाइप का, पढ़ेगा नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर गाना गाएगा मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। चलो ध्यान दे इधर। अब पोलिंग एजेंट कौन होता है, तो जो विधायक चुनाव लड़ रहा होता है वो अपना एक खास आदमी को एक ठो क्या बना देता है, पोलिंग एजेंट।
हर विधायक अपने चाचा फूफा मामा को क्या बना देता है? पोलिंग एजेंट। अब वो प्रेसाइडिंग ऑफिस जो वो एसडीएम होते हैं वहां के, वो उसको एक आई कार्ड दे देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर या प्रेसाइडिंग ऑफिसर उसको एक आई कार्ड दे देते हैं, उस पर लिखा होता है पोलिंग एजेंट हुनचुसवा पार्टी। उसके पार्टी का नाम लिखा रहता है ऊपरा लिखा रहेगा पोलिंग एजेंट हुनचुसवा पार्टी, और उसका नाम रहेगा निचवा उससे यमराज। अब वो क्या बन गया है? पोलिंग एजेंट। तो लोग जब वोट डालने जाते हैं तो देखिएगा पोलिंग एजेंट बहुत मदद करता है सब, क्योंकि वो अपने नेता को जिताना चाहता है। हाँ हाँ चाचा लीजिए, यहाँ पे यही तीसरा नंबर बटनिया दाब दीजिएगा, इसी पे है, यहाँ पे खुनचुसवा पार्टी दाब दीजिएगा, जाइए। गेट के अंदर नहीं घुसने देता है पोलिंग एजेंट को। मेन गेट जो होता है ना, बाहर पोलिंग एजेंट ऐसे बिछौना बिछा के बैठल रहता है, ऐसे पर्ची मिलाते रहता है, देखते हैं। अरे प्लास्टिक बिछा के बैठल रहता है, पर्ची मिलाते रहता है। वो क्या होता है सब? पोलिंग एजेंट। तो चुनाव आयोग अपना सरदर्द दे दिया किसको? नेताओं को। वरना वहां बैठाता तो अच्छा से नहीं होता, नहीं तो आदम खूब खोजता, आपका नहीं मिल रहा है, लाइए देखते हैं। हाँ देखो 5 नंबर फाइल में देख तो, हाँ ये मिल गया। आधार कार्ड है ना, ये आपका वोटिंग कार्ड है ना, सब दे के कहेंगे जाइए यहाँ 5 नंबर पे दाबिएगा। कहेगा हाँ हाँ ससुरा 5 नंबर पे दाबिए। हमारा फूफा अपने खड़ा है 3 नंबर पे नहीं समझा गया अपना सिखा के कुछ भेजिए। तो जो पोलिंग एजेंट होता है वो चुनाव आयोग का आदमी होता है। नेतवा का होता है, नहीं समझ में आ गया कि नहीं? पार्टी का होता है। और हर पार्टी अपना अपना हर स्कूलों में क्या भेजे रहते हैं? पोलिंग एजेंट। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी? पोलिंग एजेंट। वो आपको सिखाएगा कितना नंबर पे बटन दाबना है, लेकिन आपको तो अपने होशियार है। उसके बाद गेट पर मिलेगा आपको बंदूक लेके अपने कोई भी पैरामिलिट्री जो सीआरपीएफ रहे, बीएमपी रहे या कोई भी रहे, वहां मिलेगा। और अंदर जाएंगे तो अलग अलग जगह पे टीचर बैठल रहेगा, सर स्कूल वाला ईवीएम मशीन वाले के। बटन दाबिए, अंदर जाके वहां ईवीएम मशीन में करंट की सप्लाई देगा, जाइए यहाँ से सप्लाई देगा तो वहां सप्लाई हो गया। अब जाके आप उस पे बटन दाबिए ईवीएम पे, इधर एगो पर्ची निकलेगा किसको वोट दिए थे, अब पर्ची अंदर रह जाएगा, ताकि आप समझ सके कि बटनवा दाबे है किसको और वोटवा गया है किसको। बाय द वे अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाया गया कि इसमें वोट क्या है, तो पर्चिया से मिला लेगा। तो इधर एगो इलेक्ट्रॉनिक सेव है और उधर पर्ची से भी सेव है। पर्चिया की गिनती में टाइम लगेगा, ईवीएम की गिनती में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मशीन से है यहाँ पर। लेकिन अगर गड़बड़ी हुआ तो दोनों को क्या कराया जाता है? मैच कराया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पूरे स्कूल में हर जो जितना भी कमरा है, हर कमरे में कौन खड़ा है? टीचर। ईवीएम में करंट कौन दे रहा होता है? टीचर दे रहे होते हैं। एगो जानी क्या मारते हैं? स्याही मारते हैं। एगो क्या मारेंगे? स्याही। एगो बटन देंगे, जाए आप ऐना की जाके उन्हें मारते रहिएगा। 8 को दाब देते, ले ए बे तो फूफा जीतिए जीतो, ले तूर दे। हम नहीं होगा, उन्हें एक बार करंट देगा ना तो एक को आप वोट डाल सकते हैं। तो आप कुछ पूछ दीजिए उनमें दाब के, ले सोच रहा ईवीएम हम ही देंगे। समझ गया कि नहीं? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क, क्योंकि एक बार करंट दिया ना तो कै को वोट आएगा? एक, दूसरा नहीं आने वाला है। समझ गया कि नहीं? फिर जाएंगे तो दूसरा आदमी आएगा, तो एक आदमी रहता है पर्चा मिलाने वाला। हाँ तुम ही हो जी, तुम्हारा शक्ल नहीं मैच कर रहा है, तो कहेगा कि हाँ थोड़ा सा पुरान दुराने, चेक हो जाता है। आधार कार्ड मिला लेगा या फिर वोटर कार्ड मिला लेगा, मिल गया तो टीचर साहब को दे देगा, स्याही मारिए जी, इस पे क्या मार देंगे? स्याही। उधर वो क्या दे देगा? सप्लाई मार देगा, और जाके वो कमरा में वोट डाल के चलाएंगे। तो वोटिंगवा के टाइम पे क्या आदमी रहता है? 3 गो, एगो पर्चिया मिलाता है, एगो सप्लाई देता है, एगो स्याही मार देता है। नहीं तो 3 गो होते हैं, इन लोग का बहुत बड़ा का कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है, कोई बहुत बड़ा नहीं। इस कमरवा में धांधली नहीं कर सके, कौन घूम रहा होता है? पोलिंग अफसर। कौन घूमता है? पोलिंग अफसर। जहां देख लेगा ये ससुराल नहीं, तुम फर्जी वोट दिला रहे हो, सीटी बजाएगा, ये 10 को चितकाबरा दौड़ेगा सर, किसको मारना है मारिए इसको। कहेगा रे 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 ये टीचर है, इसको नहीं रे, उसको, वो जो फर्जी वोट मार रहा है वो किसी को मार देगा सब। उस सबको कोई ट्रेनिंग नहीं रहता, उसको बस इतना सिखाया जाता है कि वहां का पोलिंग अफसर जिसको बोला पहले मारो उसको बड़ी मार मारता है सब, देखे कि कहीं नहीं कभी चुनाव में। अब वहां बिहार पुलिस और राज्य की पुलिस को बाहर रखा जाता है, तुम बाहर जाओ भीड़ शांत कराना, अंदर आने देंगे तोरा, वो बाप ओ बाप, तोरा अंदर आने देंगे रे पूरा खेला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी को कभी कभी तो वहां जो चुनाव कराते हैं लोग, जो टीचर रहते हैं, अगर धांधली में वो पकड़े गए, उनकी नौकरी खा जाता है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग पहले ही कहता है तो हम केकरो सस्पेंड नहीं करेंगे, सीधा टर्मिनेट कर देंगे यहाँ पर, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। चुनाव आयोग में इतने अधिकारी घूम रहे होते हैं, कहीं पोलिंग एजेंट घूम रहा है, प्रेसाइडिंग अफसर घूम रहा है, रिटर्निंग अफसर घूम रहा है, क्या ये रेगुलर घूम रहे होते हैं?
केवल चुनाव में घूमते हैं, इनके पास अपना कोई गाड़ी उड़ी नहीं रहता है। तो क्या करते हैं सब पता है, जितना फोर व्हीलर घूम रहा है, रोक ले, रो 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 रो, इंश्योरेंस कहाँ है, अच्छा पॉल्यूशन कहाँ है, कोनो एगो चीज अगर गड़बड़ हुआ तो गड़िए रख लेगा, जाओ चुनाव बाद मिलेगा रख लेते हैं गड़िया हाँ रख ले, बाइक को सब रख लेता रख लेता है। तो एक अगर फाइन में पकड़ा गया तो उसका तो पैसों नहीं देगा सब, लेकिन अगर जरूरी थोड़ी है कि फाइन में पकड़े करेगा। हमने एक बार चुनाव आयोग में मतलब पकड़ लिए थे तो हमारा सब कुछ था, तो थोड़ी ना गड़िया लेके चल जाएंगे। कभी कभी उनकी मजबूरी हो जाती है तो किसी का भी गाड़ी रख सकते, उसका प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें किराया दे देते हैं। कहते हैं कि भाई हम परमानेंट रख के करेंगे क्या, हमारा काम है। आप कहेंगे कि हमारा अधिकार है, ये अधिकार है, फोन करे डीएम को, डीएम उठा के अगर तुमको हम अपना अधिकार दिखाते हैं तो राम साइड करते हैं। तो वो गाड़ी वगैरह भी क्या करते हैं, रख लेते हैं। अमूमन वो लोग प्रीफर करते हैं कौन सा, फाइन उन वाला कुछ मिल जाए और उसके ऊपर चिन्ह लिखा देंगे ऑन इलेक्शन ड्यूटी, हर आदमी हड़क जाएगा। कोनो नेता चाय पी रहा होगा इसे, ऑन इलेक्शन ड्यूटी, अरे बाप रे जय हिंद सर इलेक्शन ड्यूटी पे है। बहुत खतरनाक होता है सब। अब बताओ, एक सिंगल निर्वाचन आयोग पूरे देश में चुनाव करा लेगा कि नहीं करा? क्या उसके पास कोई परमानेंट अधिकारी होता है? टीचर उचर को कहीं से उठा लेता और भेजता पर कैसे है ना, बिहार के एक कोना से उठा के वो कोना भेज देगा, उधर के टीचर को उठा के उधर भेज देगा। ऐसा ऐसा जगह उठा के पटकेगा ना जहां आपका कोई रिश्तेदार न मिले अब आप ही बताइए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं वहां से 20-25 डिस्ट्रिक्ट हिला के कहीं आपको ड्यूटी लगा दिया, कौन मिलने वाला है आपको वहां पर? अगर वहीं के पोलिंग अफसर बना दीजिएगा, वही गांव का रिटर्निंग अफसर बना दीजिएगा, वही गांव का प्रिजाइडिंग अफसर बना दीजिएगा, वही गांव के टीचर लोग को, तो वही गांव के फूफा जीत जाएंगे। नहीं जीत जाएंगे? आगे बढ़ जाए। सर मेरे पिताजी टीचर है, वोटिंग कराने जाते हैं, जो आप बता रहे हैं वो हमको सब चीज बताए हुए थे। हाँ बाबू, तो हम कुछ अपने मन से थोड़े बता रहे हैं। आगे बढ़े। बाकी आप बहुत सारा अंदर भी काम होता है वहां पे, P1, PO1, PO2, PO3, अभी आपका काम नहीं है। अब आप कहिएगा कि कहां से सिल्वर नाइट्रेट का सियाहिया कहां बनता है वो बता दीजिए, तो ये सब क्या करेगा जान के? जो काम लायक चीज आप जान गए कि नहीं जान गए? गेट के बाहर कौन मिलेगा आपको? पोलिंग एजेंट, पोलिंग अफसर को बाहरवा भेज दिए। इस सबको चुनाव जिताने के लिए दे दीजिए ना, केकरो जिता देगी, बाद में पता चलेगा वो तो पर्चे नहीं भरा था। केकरो जिता देगी सब। हाँ। पता चलेगा सब सीआरपीएफ का जवान विधायक बन गया सब, ओकनियों को जिता के भेज देगी सर। अरे बारवा कौन मिलेगा? पोलिंग एजेंट। अंदर जाइएगा, हाँ पोलिंग अफसर घूमते रहता है सब गेट कमरा में। जैसे क्या होता है, वोट खत्म हो जाता है, सबको क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। सारे पोलिंग एजेंट को बुलाया जाता है अंदर, आओ आओ आओ, तेज चिल्लाता है ईवीएम में हैक हो गया कि दुका हो गया, इधर 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 देख। सारा ईवीएम को बंद करके स्याही मुहर लगा के सील कर दिया। सील करके साइन कौन कर देता है? पोलिंग अफसर। पोलिंग अफसर। अब पोलिंग अफसर के ऊपर कौन होता है? रिटर्निंग अफसर, प्रेसाइडिंग अफसर। अब प्रेसाइडिंग अफसर सारे ईवीएम को एक जगह मंगाता है और वो किसको भेज देता है? रिटर्निंग अफसर। और वहां से कहा जाता है? रिटर्निंग अफसर। और रिटर्निंग अफसर से कौन मंगा लेता है? डीएम। और डीएम एगो कॉलेज में पहले से फिक्स कर ले रहता है, यही में रखे, उस कॉलेज का सारा खिड़की कमरा बंद कर देगा चारों ओर से। एंट्री का एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से निकल सकते हैं, ना हवा पानी जाने का कोनो जगह नहीं। सारा खिड़की पे पलाई दरवाजा लगा के ठोक देता है बंद, और उसी को ले आके सारा लोगों का ईवीएम उसी में ले आते, सबसे पूछवा लेता है, देखो सब बंद है ना, सब कुछ बंद, ताला मार देता है, सीसीटीवी कैमरा हो जाता है, अंदर आने जाने का रास्ता ही नहीं। वहां पे बैठ जाते हैं सीआरपीएफ के जवान, और मेन गेट पर एक आदमी डायरी लेके बैठ जाता है। अगर डीएम साहब भी घुसेंगे ना तो लिखना पड़ेगा, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 4:03 पर अंदर गया, कुछ हाथ में क्या क्या सामान था और वापस आए तो क्या क्या सामान था, कब निकले। सिपाहियों अंदर जाता है तो लिखता है, कोई भी जाएगा, राष्ट्रपति जाएंगे ना रोकवा के लिखेगा वो चुनाव आयोग वाला, महाराज राष्ट्रपति अपने घरे के हैं, यहाँ पे अभी पावर सब हमरे लगे हैं, यहाँ लिखिए मैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंदर जा रहा हूँ कॉलेज। और इसी को लिखता है स्ट्रॉन्ग रूम। क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग रूम। सारे ईवीएम किस दिन कहाँ जमा रहते हैं? स्ट्रॉन्ग रूम। और जिस दिन चुनाव की गिनती होती है सारे लोगों को बैठाया जाता है, सील तोड़ा जाता है, सबसे कहा जाता है देख बबुआ ये सील लगाया गया था, क्या ये सील टूटा हुआ है कहीं? कहेगा नहीं सर। तो खोला जाता है, ईवीएम में बटन दबाया जाता है, वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो सारा मंगा लिए हैं कहां पर?
जिला में, और वहां ईवीएम धड़ धड़ चलते रहता है और 4 दिन से मीडिया चिल्लाई रहती है। देखिए एग्जिट पोल से हम आपको सबसे पहले बताए थे, सबसे आगे चल रही है, 400 सीटों से आगे चल रही है खुनचुसवा पार्टी। इस बार किसकी? खुनचुसवा पार्टी सबसे आगे चल रही है। हमारे चैनल पे सबसे आगे थे खुनचुसवा पार्टी, आगे निकल गई खुनचुसवा पार्टी। शाम को पता चलेगा दूसरा कौन जीत गया। बताओ चुनाव हो गया कि नहीं हो गया? जिला में निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे आरओ, उसके नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके नीचे गेट के बाहर पोलिंग एजेंट। हो गया। सुबह 6 AM से वोटिंग चालू हो जाती है। डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है। अगर कोई नक्सलाइट एरिया रहता है तो उसको 8-9 बजे चालू करता है और 3-4 बजे तक पोलिंग क्या करता है, बंद कर देता है। अमूमन ऐसे में 12 घंटा वोटिंग करा दिया जाता है, सुबह 7 से रात को 7 बजे तक। अमूमन ऐसा होता है, डिपेंड करता है एरिया कैसा है। अब नक्सलाइट एरिया में सब लोग कराएंगे नहीं होगा। अब आगे का क्लास कॉल समझाएंगे।